अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है उर्दू कंपलसरी एडीए पार्ट 2 के सब्जेक्ट के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये है उसकी एक्चुअल बुक, टेक्स्ट बुक जो होती है ना उर्दू की, जिसमें चैप्टर्स होते हैं, तमाम गज़लें, अशार वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक आपको लेनी ज़रूरी है ताकि आपको सारे चैप्टर्स पता हों और सारे अशार, तमाम गज़लों के तमाम चीज़ें पता हों कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो है गाइड बुक। और सबसे बेस्ट जो गाइड बुक है वो है पेटीवाला की बुक। इसमें आपको तमाम सॉल्व चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि आपके मुसन्निफ़ के तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात हो गई, खुलासे हो गए, इक़्तिबास हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस वाली बुक में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई सी भी बुक लेते हैं, यानी कि सॉल्व पेपर के नाम से ऊपर लिखा हुआ होता है हल शुदा पेपर या हल शुदा पर्चा, प्लीज़ वो ना लिया करें। मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो प्लीज़ वो चीज़ ना लिया करें। बुक लें और साथ में ये एक अदद बुक ले लें, ये वाली पेटीवाला की गाइड बुक। ठीक है, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छे नंबर नहीं चाहिए तो आपका जो दिल करे वो लें, नोट्स लें, सॉल्व पेपर लें, व्हाटएवर। ठीक है, अब ये पास पेपर्स की पिक्चर आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, ये 2022 का पेपर है जो 2023 सितंबर में हुआ था। आप ये देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 जो आता है वो हमेशा आता है इक़्तिबास का। ठीक है, कि आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं चैप्टर में से, बुक के जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई थी उसके चैप्टर्स होते हैं, उसमें से 2 पैराग्राफ आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। उसकी आपको उन पैराग्राफ को आपको आसान लफ्ज़ों में उसकी तशरीह करनी है, साथ में सियाक़ व सबाक़ के हवाले के साथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि ये सियाक़ व सबाक़ है क्या, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, सियाक़ व सबाक़ मीन्स बैकग्राउंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना है आपने कि ये चैप्टर कहाँ से आया है, किसने लिखा है, इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है, और ये जो पैराग्राफ आप जिसकी तशरीह करने वाले हैं इससे पहले किस बारे में बात हो रही थी, यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है, ताकि उसके बाद जब आप तशरीह करें तो वो कोई भी पढ़े जिसने आपकी बुक कभी ना देखी हो, किसी जिसने ये चैप्टर कभी ना पढ़ा हो, उसको भी समझ में आ जाए अच्छा ये चैप्टर इस बारे में। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये 2 पैराग्राफ हैं, इनमें से कोई एक करना होता है। अच्छा, एक और बात, सबसे पहली बात जो मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, आई एम सॉरी मैं भूल गई। ये जो पेपर है ना, अक्सर आपके जो पास्ट पेपर, आपके पास जो अनसॉल्व पेपर है या सॉल्व पेपर जो भी आपके पास आएगा, अगर आप उर्दू का सॉल्व पेपर लेते हैं या आप अनसॉल्व पेपर भी देखते हैं, तो अक्सर में ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। जो सबसे ऊपर जो नोट लिखा हुआ होता है वहाँ पे अक्सर पेपर में ये लिखा हुआ होता है कि इसमें से कोई 5 सवाल करने हैं। ऐसा नहीं है, वो बाकी के सब्जेक्ट्स में होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन उर्दू कंपलसरी में ऐसा नहीं है। जितने सारे सवाल दिए गए होंगे पेपर में वो सारे आपने करने हैं, चाहे 6 सवाल हैं, चाहे 7 सवाल हैं, चाहे 8 सवाल हैं, जितने भी हैं वो सब अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, उस सवाल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि 3 है, 3 में से कोई एक कर लें, या 2 है, 2 में से कोई एक कर लें। इस तरह के ऑप्शन, इस तरह की चॉइसेस हैं, लेकिन पेपर में पूरे के पूरे सवाल करने हैं। ये बात प्लीज़ अपने पल्लू से बांध लें, दुपट्टे के पल्लू से या कमीज़ के पल्लू से, किसी से भी कर लें, लेकिन प्लीज़ ये बात ध्यान में रखा करें, क्योंकि अक्सर बच्चे इस वजह से 5 सवाल करके आते हैं और फिर आगे चल के रिज़ल्ट फेल आता है, फिर वो आके बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, हमने तो सब किया था। ये बातें मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, तो सबसे पहले हर पेपर के स्टार्टिंग में नोट लिखा होता है, वो नोट को ज़रा गौर से पढ़ लिया करें। ठीक है, भले ही आपने सारी ज़िंदगी वो नोट देखा हो, लेकिन उसके बावजूद फिर भी पेपर जो आपका असली पेपर आपकी आंखों के सामने आए तो प्लीज़ वो नोट को 2 दफ़ा पढ़ लिया करें कि उसमें क्या लिखा है, कितने सवाल करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब उसमें लिखा होता है। गलतियाँ ना किया करें, आप लोगों की इन्हीं गलती की वजह से आप लोगों का साल ज़ाया होता है, डबल फ़ीसें जाती हैं, फिर आप दोबारा सप्ली देते हैं, अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड के एक्स्ट्रा टाइम बचाने के लिए कि अगर आप 2 सेकंड थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, पेपर को गौर से पढ़ लेंगे, तो आपके ये इतने सारी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस पेपर की तरफ। सवाल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा कि मंदरजा झेल में से एक सबक का खुलासा करना है। देख सकते हैं 3 सबक दिए हुए हैं, इनमें से एक करना है।
ठीक है। सिंपल खुलासा क्या होता है, शॉर्ट करके, उस सबक को शॉर्ट करके आपको बताना है। तो यानी कि आप ये 2 पेजेस का आराम से कर सकते हैं। नंबर देख लीजिए, 10 नंबर का है तो 2 पेजेस का कर सकते हैं। 5 मार्क्स इज इक्वल टू 1 पेज, ये फॉर्मूला याद रखिए। 5 नंबर का 1 पेज होना चाहिए। तो सवाल जितने नंबर का हो उस हिसाब से देख लिया करें कि आपका सवाल का जवाब कितना पेजेस का होना चाहिए। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 आता है कि किसी भी एक नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा कीजिए। यहाँ पे भी 3 दिए हुए हैं, जिसमें से किसी एक नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा करना है, या कह लें उसके कलाम की खुसूसियात लिखनी है, या कह लें उसकी खुसूसियात लिखनी है, या बहुत कुछ कह सकते हैं। तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात, बहुत कुछ होता है इसका नाम। ठीक है। बात वही है कि आपको बताना है कि ये जो राइटर है ये लिखता कैसे है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, कि हम इस राइटर का जैसे ही हम कुछ देखते हैं, हमें नहीं पता कि राइटर का नाम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे ही हम चैप्टर खोलते हैं और जब पढ़ने लगते हैं तो हमें समझ आ जाता है, अच्छा ये शायद गालिब ने लिखा है, अच्छा ये शायद सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, अच्छा ये अल्लामा इकबाल की लिखाई है। ऐसा होता होगा ना आप लोगों के साथ भी। तो वही उनकी ख़ासियत होती है, वही उनकी खुसूसियत होती है, वही बतानी होती है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल होता है किसी भी एक शायर के कलाम की खुसूसियात लिखनी है। ये भी वही 3 शायर दिए हुए, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है। वही कलाम की खुसूसियात का मतलब वही बात कि आपको उनकी ख़ास बातें लिखनी है। ये भी 15 नंबर के होता है ये सवाल। ऊपर वाला भी नसर निगार की खुसूसियात भी 15 नंबर का होता है, ये भी 15 नंबर का होता है। तो कम से कम 3 पेजेस का तो कम से कम आप लिखें ही लिखें। 8 से 10 हेडिंग या 12 हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं अशार की तशरीह हवाले के साथ। ये कुछ अशार दिए हुए हैं, 2-2 लाइन वाले जो अशार शेर होते हैं उसकी तशरीह करनी है। पहले आपने हवाला बताना है कि किसकी नज़म या गज़ल में से है या किसने लिखा है, वो सब बताना है 1-2 लाइन में। उसके बाद इनको 2-4 लाइन में आपको इसको तशरीह करनी है किसी भी 3 अशार की। ठीक है। टोटल यहाँ पे दिए हुए हैं 6 अशार, 6 में से 3 करनी है। देखिए कितनी चॉइस मिल रही है आपको। फिर भी आप लोग रोते हैं कि उर्दू का पेपर इतना मुश्किल है। उर्दू का पेपर सबसे आसान है चॉइसेस के लिहाज से। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मंदरजा झेल में से किसी एक बंद की तशरीह करनी है। यहाँ बंद दिए हुए हैं जो 5-6 लाइनों वाले जो बंद होते हैं ना गज़ल में, वो दिए हुए, कोई से 2 दिए हुए, इनमें से कोई एक की तशरीह करनी है, वही हवाले के साथ। यानी शायर और नज़म का बताना है पहले कि कहाँ से लिया है, किस नज़म का है, किस शायर का है, फिर उसके बाद नीचे इसको तशरीह करनी है। फिर आपके पास आ जाता है अगला सवाल कि मंदरजा झेल में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख़याल या खुलासा लिखा होगा। कहीं पे मरकज़ी ख़याल लिखा होता है कभी कभार, कभी खुलासा लिखा होता है, कभी कभी एक और वर्ड लिखा होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, देखूंगी मैं आगे पेपर में। तो ये भी नज़म है, उनका खुलासा करना है, यानी उसको शॉर्ट करके आपको बताना है कि वो उस नज़म में किस बारे में बात हो रही है। ये भी 10 नंबर का है तो 2 पेजेस का होना लाजमी है। ठीक है। लाजमी जब मैं कह रही हूँ इसका मतलब कि उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने में कंजूसी ना कीजिएगा, जितना बढ़ाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितना बढ़ाएंगे आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे, बट कम करेंगे तो उतने ही नंबर कट भी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट सवाल होता है कि किसी भी एक उन्वान पर मजमून लिखें। 4 उन्वान दिए जाते हैं, 3 या 4 दिए जाते हैं, उसमें से किसी भी एक उन्वान पे आपको उर्दू में मजमून लिखना होता है। ये भी 20 नंबर का है तो 4 पेजेस का मजमून होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको ज़रा एक चीज़ बताती हूँ। मेरे बच्चे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू के पेपर को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और मेरी बात सुनते जाइएगा। वो कहते हैं कि बहुत सारा है इसमें, हम कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस है उर्दू का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो करें, मेहनत तो करें, लेकिन थोड़ा स्मार्टली करें। ठीक है। थोड़ा स्मार्ट, थोड़े दिमाग लगा के ये देखें कि पास पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, उसकी तैयारी कीजिए। पूरी पूरी बुक कोई नहीं पढ़ता है। 9th मैट्रिक में शायद पढ़ी होगी आपने, इंटर में भी शायद पढ़ी होगी आपने, लेकिन बैचलर्स लेवल में और इस लेवल पे आके जहाँ आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने बाकी हों पेपर में, तो यहाँ पे आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते ना बेटा। तो इसलिए थोड़ा स्मार्टली याद करने की कोशिश कीजिए कि पास पेपर देखें, पास 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में देखें क्या क्या चीज़ें रिपीटेडली आई हुई हैं, पहले वो याद करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि और कुछ कहाँ से आया हुआ है, फिर उसको देखते हैं। लेकिन उर्दू के पेपर में मैं आपको एक और बात बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास पेपर में आया हुआ है
अगले साल भी वही आए, कुछ नया भी आ सकता है, ठीक है। तो वो नए के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ स्मार्टली तैयारी कीजिए। अब वो स्मार्टली कैसे करनी है वो आपको खुद अपनी अकल से सोचना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं खुद कैसे तैयारी करूँ, मेरे पास तो टाइम कम है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ तो उसके लिए मैं हूँ ना, आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। बाकी गेस्ट पेपर्स जो हैं मेरे वो एग्ज़ाम्स के वक्त बनेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही इंशाल्लाह बनाना शुरू करूँगी, तो गेस्ट पेपर आपको उस वक्त मिलेंगे। लेकिन तैयारी तो ज़ाहिर है आपको पहले से करनी होती है। तो इस वक्त आपको ये पास पेपर्स देने का मतलब यही है कि आप इसकी तैयारी कीजिए, इसमें से देख के जो रिपीटेड चीज़ें आई हुई हैं उनकी तैयारी कर लीजिए। फिर जब मैं गेस्ट पेपर दूँगी उसमें जो चीज़ें बाकी रह गई होंगी, जो आपने याद नहीं की, वो आप गेस्ट पेपर से कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। बट याद रखिएगा, ये जो ज़माना है ना आज का, ये स्मार्ट लोगों का ज़माना है। जो स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करेगा वही इसको मतलब अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। जो 2 नंबरियाँ करेगा, जो शॉर्टकट्स ढूँढेगा, देखें स्मार्ट का मतलब शॉर्टकट हरगिज़ नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ। और प्लीज़ ये अपने पास कहीं बड़ा-बड़ा करके लिख लें। जो आप लोग सोचते हैं ना शॉर्टकट कर लेते हैं, हम ये कर लेंगे, हम एक रात पहले बुक खोल के देख लेंगे, बस रट्टा मार लेंगे। नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे रट्टा नहीं लगता। और जो कोई भी आपको बताता है ना कि रट्टा मार लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नोट से कर लो, सॉल्व पेपर से याद करके चले जाओ, अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इतने गंदे रिजल्ट आ रहे हैं ना, इतने कम पासिंग रेशो के साथ, ये इसकी वजह यही है कि आप लोगों ने सब ने शॉर्टकट्स अपना लिए हैं और उसके बाद अपना फ्यूचर तबाह कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जहाँ पे शॉर्टकट लगाने चाहिए वहाँ पे आप शॉर्टकट लगाते नहीं हैं। जहाँ पे आपको मेहनत, एक्चुअल मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना चाहिए, वहाँ पे आप लोग सारी 2 नंबरियाँ करते हैं। मतलब अपने फ्यूचर खुद तबाह करते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि हाय ये क्या कर दिया, हाय हमारे पेपर ऐसे क्यों हो गए, हाय हम फेल क्यों हो गए, कराची यूनिवर्सिटी वालों ने तो हमें फेल कर दिया, उनको तो हमसे दुश्मनी है, उन्होंने तो हमारे पेपर में हमारी शक्ल देख के ही पेपर क्रॉस कर दिया होगा, है ना। आपकी तो शक्ल आ रही होगी ना आंसर शीट में, तभी वो आपको कम नंबर देते हैं या फेल कर देते हैं, ऐसे ही है ना। चलें फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।